हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, मौका या धोखा। दोस्तों, इस कंपनी का आज हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि इस कंपनी में अभी हमें मौका मिल रहा है या फिर बड़ा धोखा है। दोस्तों, इस कंपनी का हम एनालिसिस 3 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम इसका बिजनेस एनालाइज करेंगे, उसके बाद में फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी में टेक्निकल चार्ट पैटर्न एक बहुत ही सुपर्ब बनी हुई है। वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो टेक्निकल चार्ट भी आप देखिए कि अभी क्या कहता है टेक्निकल चार्ट। तो सबसे पहले हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों हमें इसका बिजनेस समझ लेना चाहिए कि कंपनी कौन से बिजनेस में, वो बिजनेस में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। उसके बाद में हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1994 में। मतलब ये 30 साल पुरानी कंपनी है, कोई आजकल की नई कंपनी नहीं है। और इसका जो बिजनेस है वो कोल माइनिंग है, सैंड माइनिंग है, सीमेंट ग्राइंडिंग है। ये तो उसके साइड के बिजनेस है, लेकिन इसका जो मेन बिजनेस है वो थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इसका जो भी प्लांट्स है उसमें थर्मल पावर प्रोड्यूस करती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसकी टोटल 2220 मेगावाट इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और कंपनी के कुल 3 प्लांट है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। उसका अगर हम देखें तो सबसे पहले उत्तराखंड स्टेट्स के अंदर एक प्लांट है, उसकी कैपेसिटी है 400 मेगावाट। उसका नाम है विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो 2006 से ऑपरेशन में आया है। दूसरा प्लांट है मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर, उसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट, जयपी बिना थर्मल पावर प्लांट एमपी के अंदर है। थर्ड प्लांट भी एमपी के अंदर ही है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 1320 मेगावाट की कंपनी है। और इसका जेपी नागरी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, ये भी एमपी के अंदर ही है। दोस्तों, पावर परचेज एग्रीमेंट इस कंपनी ने किया हुआ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। और टोटल जो कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 65% प्रोडक्शन ये मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को सप्लाई करती है एज पर पीपी यानी पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत। दोस्तों, बिजनेस तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि इसका मेन बिजनेस है पावर का प्रोडक्शन करना और उसको सेल करना, लेकिन फंडामेंटल क्या कहता है उसके बाद में हमें डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, हम सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं, तो बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी कंपनी का बिजनेस कैसे एनालाइज किया जाता है, फंडामेंटल कैसे एनालाइज किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस में कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। सिर्फ मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, फंडामेंटल एजुकेशन इसका हम अगर देखें तो ये एक अभी स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 14,495 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जो कंपनी की प्राइस चल रही है 21 रुपीज़ पर शेयर चल रही है। एनएससी बीएससी दोनों में ये कंपनी लिस्टेड है। अभी जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो स्टॉक का पी 9.19। दोस्तों, ये कंपनी भले ही 3 रुपीज़ से लेकर 21 रुपीज़ तक की 2 साल के अंदर रैली दिखाई हो, लेकिन अभी भी 21 रुपीज़ के रेट पर भी ये शेयर सस्ता मुझे दिख रहा है। क्यों? इसका पी देखिए 9.19 की पी के ऊपर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री का पी अगर आप चेक करेंगे तो 38 का है। तो इंडस्ट्री के पी के 4th रेट के ऊपर ये स्टॉक का पी भी चल रहा है। इसकी पीएस कंपनी का पी अगर हम देखें तो एनटीपीसी का 19 का पी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का 19 है। और इसके बाद में यहाँ पर आप अदानी पावर का पी देखें तो 15 पी है। तो इसका मीडियन पी 38 है, मीडियन पी से बहुत ही सस्ती है। ये कंपनी महंगी नहीं है, भले ही इसने रैली दिखाई हो, लेकिन कंपनी जिस तरह के प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है तो अभी ये महंगी नहीं हुई है। देखो, किसी भी कंपनी को अगर आपको जज करना है कि सस्ती है या महंगी है तो उसका पी रेशियो ही देखा जाता है और उसका कंपैरिजन किया जाता है। उसका जो इंडस्ट्री पी है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। उसका आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो 14% है, अच्छा है। आरओई भी 12.8% है, वो भी अच्छा है। अभी तक हमें फाइनेंशियल में कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं नज़र में आ रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.37। दोस्तों, ये कंपनी में जो प्रॉब्लम हुआ था ना, डेट की वजह से हुआ था। कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा डेट आ गया था और उसके बाद में उसको कंपनी को ऊपर लाने के लिए कंपनी ने 1-2 प्लांट्स सेल कर दिए और जो हेवी डेट था उसको रीपे कर दिया। तो अभी डेट उसका बहुत ही कम हो चुका है, वो भी अच्छी तरह से अभी मैनेज कर पा रही है क्योंकि इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए
5.56 है। जो भी कंपनी ने डेट लिया है उसका जो इंटरेस्ट चुकाना है वो कंपनी अच्छी तरह से चुका पा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है। प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए 24% ही है, उसमें से भी उसने ऑलमोस्ट प्लेस किया हुआ 80%। अगर ओनली 24% होल्डिंग है और उसमें से भी 80% प्लेस कर दिया है, मतलब कुछ खास अपने पास रखा ही नहीं है होल्डिंग। अगर और इन्वेस्टर्स हम देखें तो यहाँ पे देखिए एफआईएस के पास 7% है, डीएस के पास 18% है और पब्लिक के पास 50% होल्डिंग है। दोस्तों एक होल्डिंग के बारे में, अगर होल्डिंग के एंगल के देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न के एंगल के हम देखें तो ये थोड़ा नेगेटिव मुझे लग रहा है कि पब्लिक के पास है इतना ज़्यादा होल्डिंग होना एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को जो आगे ले जाते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, जैसे प्रोमोटर्स है, एफआईएस है, डीएस है, वही आगे ले जाते हैं। लेकिन 50% का ये भी मतलब नहीं है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है। सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ कि 50% होल्डिंग थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 24%, उसमें से भी उसने 80% प्लेस किया हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव दिख रहा है। दोस्तों इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अट्रैक्टिव है, 27 का इंट्रिंसिक वैल्यू है, बल्कि जो इसका प्राइस है पर शेयर वो 21 रुपीज़ का है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ये सस्ता ट्रेड करा और बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करा, वही अच्छी बात है। बुक वैल्यू इसका 17 है, 21 के ट्रेड कर रहा है। एक कंपनी के लिए वैल्यूएशन के एंगल से हम देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में भी अच्छा लग रहा है, बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो भी अच्छा लग रहा है, उसका पीए देखें तब भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम फाइनेंशियल देखें समरी तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, सिवाय कि इसका जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो थोड़ा प्रॉब्लम वाला मुझे दिख रहा है। इसके बाद में हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करें तो कंपनी ने पहले देखो 3 साल पहले जून 2021 में 915 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया था। उसके बाद में लगातार ग्रोथ आया और लास्ट में जो पोस्ट किया है जून 2024 में वहाँ पर उसने सेल्स पोस्ट किया 1755 करोड़ का, मतलब अच्छा खासा सेल्स में ग्रोथ किया है। और यहाँ पे उसका पूरा पैसा इंटरेस्ट में जा रहा था। धीरे धीरे कंपनी ने जो लोन लिया था वो रीपेमेंट कर दिया और अभी 100 करोड़ के आसपास ही कंपनी रीपेमेंट इंटरेस्ट का कर रही है। उसके बाद में अगर पिछला कुछ क्वार्टर्स देखें तो यहाँ पर नेगेटिव में रिजल्ट था सितंबर 21 में, मार्च 22 में नेगेटिव था, उसके बाद में लास्ट में दिसंबर और उसके बाद में मार्च 23 में 44 करोड़ का कंपनी ने लॉस दिखाया था। उसके बाद में कंटिन्यूस लास्ट 5 क्वार्टर से कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, अच्छा ग्रोथ भी किया है। प्रॉफिट में 192 करोड़ किया, 69 किया, 173 किया। उसके बाद में मार्च में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया था 589 करोड़ का, क्योंकि यहाँ पे एक रीजन था, उसका कुछ रिफंड आया होगा इनकम टैक्स से, क्योंकि इनकम टैक्स उसने माइनस में दिखाया है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पे हाईएस्ट एवर है, 790 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज तक कभी नहीं आया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 588 कभी नहीं आया। और नेट प्रॉफिट भी अगर हम टैक्स का निकाल दें यहाँ पे तो भी नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर ही है। तो फाइनेंशियल तो कंपनी एवरी क्वार्टर्स ग्रोथ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है क्वार्टर रिजल्ट्स में। इसके बाद में एनुअली भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 साल पहले कंपनी का जो सेल्स था वो 2459 करोड़ का था, बाद में लगातार बढ़ा तो है लेकिन कुछ बीच में प्लांट भी कंपनी ने सेल्स किए थे तो थोड़ा डाउन भी आया था, लेकिन वापस कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो मार्च 2024 में जो कंपनी का प्रॉफिट आया, सेल्स आया था वो 6763 करोड़ का आया था। इसके बाद में जो प्रॉफिट थे वो भी 2013 में तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, लेकिन कुछ उसके ऊपर डेट आ गया ज़्यादा और रीपेमेंट नहीं कर पा रही थी लोन कंपनी, इसके लिए यहाँ पे लॉस भी दिख रहा था। तो नेट प्रॉफिट में नेगेटिव आया था, लॉस आया था। लास्ट में कंपनी ने मार्च 2020 के अंदर 2147 करोड़ का लॉस किया था। इसके बाद में कंपनी ने ग्रो करना स्टार्ट किया और लास्ट मार्च 2024 में आज तक जो कभी नहीं किया था पोस्ट, उतना प्रॉफिट उसने पोस्ट किया 1022 करोड़ रुपीस का। एक कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। 1000 करोड़ एक ईयर में प्रॉफिट कमाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही जाती है स्मॉल कैप कंपनी में। दोस्तों इसका अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिए कंपनी में। देखिए यहाँ पर जो बोरोइंग्स था तो बोरोइंग्स कंपनी ने लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगा। यहाँ पर बोरोइंग्स ऐसी आ गई कि मार्च 19 में जो बोरोइंग्स थी
वो 23,000 करोड़ रुपीस की बोरिंग्स थी, लेकिन इसका इंटरेस्ट कंपनी रिपे नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे जो बोरिंग्स लेके कंपनी ने प्लांट्स लगाए थे, तो यहाँ पे बोरिंग्स 23,000 करोड़ की थी, यहाँ पर ध्यान से देखिए। और फिक्स एसेट्स जो कंपनी की थी वो 30,000 करोड़ की थी। बाद में कंपनी को ऐसा लगा कि भाई नहीं, कंपनी ऊपर आना है तो अभी इसका बोरिंग्स का कुछ करना ही पड़ेगा, बोरिंग्स हमें रिपे करनी होगी। तब जाके कंपनी ने उसके प्लांट्स बेचे और 15,000 करोड़ का कंपनी ने प्लांट बेच दिया, और उसका जो फिक्स एसेट रहा वो 15,000 करोड़ का ही रहा। और जो भी पैसा आया उससे यहाँ पे बोरिंग्स जो कंपनी के ऊपर थी वो बोरिंग्स उसने रिपे कर दी, 17,000 करोड़ की बोरिंग रिपे की। तो बाद में जो कंपनी ने ग्रोथ किया तो कंटिन्यूस 6,000 से 5,227, बाद में 5,000, 4,700 एवरी ईयर। देखो कंपनी 500 करोड़ एवरी ईयर कंपनी बोरिंग्स कम करके जा रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी फिक्स एसेट जो है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं हो रही है। यहाँ पे जो भी कम दिख रहा है वो डिप्रिसिएशन के हिसाब से आपको कम दिख रहा है, लेकिन कोई सेल आउट फिक्स एसेट्स का नहीं किया है। और रिजर्व्स धीरे धीरे बढ़ रही है, 4,649। तो एक बुरी तरह से जो बुरी हालत में जो कंपनी फंस गई थी, वहाँ से एक अच्छी हालत में कंपनी अब आ चुकी है। और आपको भी पता है कि पावर सेक्टर की इंडिया में कितना ग्रोथ है, कितनी डिमांड है पावर्स की। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेगा तो पावर्स की डिमांड तो बढ़ने वाली है, इंडस्ट्रीज आएगी तो पावर की डिमांड बढ़ेगी। तो अब ये जो टर्न अराउंड स्टोरी जो कहते हैं, टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर बन चुकी है और कंपनी वापस उसके ट्रैक पर आ गई है। लेकिन क्या अभी कोई टेक्निकल चार्ट हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिजनेस में अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक टेक्निकल चार्ट कुछ हमें ना दिखाए तब तक हमें अपनी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो अगर इसका हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों ये वीकली मैंने टाइम फ्रेम लगाया है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न है तो वीकली लगाना जरूरी था। तो यहाँ पर आप देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, एक वॉल्यूम के बारे में देखिए यहाँ पर कैसे ग्रोथ आया वॉल्यूम में। आप मैंने जो राउंड किया यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा खासा हाई वॉल्यूम आया है। और सबको पता है कि यहाँ पे माल उठाना सही रहेगा, क्योंकि अब ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो चार्ट पैटर्न बन रही है वो बहुत ही शानदार बन रही है। कप विथ हैंडल क्लियरली पैटर्न दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे मैं आपको राउंड खींच के दिखाता हूँ, ये पूरा कप बना हुआ है। यहाँ पे टच किया, वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद में फिर से कंपनी ने टच किया और शायद यहाँ से और एक दो कॉम्प्लेक्स का हैंडल बनाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। फिर ये जैसे ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों नेक्स्ट टारगेट जो कंपनी का निकलता है वो अगला जो उसका रेजिस्टेंस है नियर अबाउट, मैं आपको लाइन खींच के दिखाता हूँ, ये 47 रुपीज़ का नेक्स्ट टारगेट निकल रहा है। दोस्तों अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस से इसका टारगेट निकाले तो इसका मुझे दिख रहा है 122% का टारगेट दिख रहा है। दोस्तों अगर 2 साल भी लग जाए तो इतनी ये फाइनेंशियल भी अच्छा है, कंपनी ग्रोथ भी कर रही है और सुपर टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना हुआ है। आप सेव कर लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर दीजिए, कभी ना कभी देख लीजिए, तभी आपको कन्विक्शन आएगा। दोस्तों मिलते रहिए हमारे साथ, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सबका।